हम सब ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में रेल यात्रा तो की है और आपको हमारे मुल्क की ट्रेन्स की स्थिति भी अच्छी तरीके से पता है। कहीं सर्दी वर्दी हो तो दो दो दिन ट्रेनें लेट चलती हैं, कोहरे में तो आगे बढ़ती नहीं, वहीं खड़ी रहती हैं। त्योहारों में तो और ही बुरी हालत हो जाती है। और अगर कुछ नहीं भी है तब भी अगर बात करें, दिल्ली से पटना लगभग 1000 किलोमीटर है और सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो इंडिया में है, चाहे वो वंदे भारत हो, चाहे वो राजधानी वगैरह भी हो, फिर भी वो 11 से 12 या 13 से 14 घंटे ले लेती हैं। लेकिन आज चूंकि हम चाइना की बात करें और दूसरा एपिसोड है इंफ्रास्ट्रक्चर में, शुरुआत में हमने उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं वो इससे रिलेट कर पाएंगे। आपको पता है बीजिंग से शंघाई की दूरी लगभग, अगर हम आई एम बीइंग वेरी प्रिसाइज, लगभग 1217 किलोमीटर है। और ट्रेन यात्रा जो बुलेट ट्रेन है वहां से, उसमें अगर आप सवार हो गए तो 1200 किलोमीटर की यात्रा आप मात्र 4 घंटे 18 मिनट में पूरी कर लेते हैं। आप समझ गए होंगे आज हम चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत बुलेट ट्रेन से की है। तो समझिए कि 1200 किलोमीटर अगर आप 4.25 घंटे में पहुंच रहे हैं तो सोचिए कि किस रफ्तार से चाइना आगे बढ़ रहा है। और यही वजह है कि शाही साहब 3 हफ्ते वहाँ फेलोशिप करके आए हैं और हमें लगा कि चाइना के बारे में बताएं, समझाएं, ताकि हम लोग भी समझें कि क्या हो रहा है। कि यहाँ पर बम्बई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलाने की बात ही चल रही है, कब चलेगी अभी पता नहीं है, वादे दावे होते रहे हैं, मुकाबला या कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन हम समझाना बताना भी चाहते हैं कि चाइना क्या कर रहा है और क्या प्रोपेगेंडा है। वो सारी चीज़ें हम इस पूरे शो में बात करेंगे। शाही साहब, शुरुआत चूंकि बुलेट ट्रेन से हम लोगों ने की, तो आप बुलेट ट्रेन में बैठे कि नहीं बैठे? जी, वो तो पिछले साल ही, जब पिछले बार गया था तभी बैठा था, और इस बार भी जाहिर है कि उस पर बैठने का मौका मिला। चूँकि इस बार लंबा अरसा था, 3 महीने थे, तो कई बार बैठने का मौका मिला, यानी 3-4 बार उसमें बैठे हम लोग। और पिछले साल भी बीजिंग से शैंडोंग जो प्रोविंस है वहाँ जाना था, जिनान उसका कैपिटल है, तो वो भी बुलेट ट्रेन से किया था। तो ओवरऑल 4-5 बार तो उस पर बैठने का मौका मिला है। अनुभव बताइए। ऑफ कोर्स इतना फास्ट है कि मैं पहले यूरोप में बैठ चुका हूँ टीजीवी पे, ब्रसल्स से पेरिस, और 250 वाली स्पीड के भी जो बुलेट ट्रेन है उस पर भी कई जगह बैठा हूँ, जैसे अंकारा से इस्तांबुल है, या ताशकंद से समरकंद बुखारा है, ये सारी भी हैं। लेकिन सारे वो जो डिस्टेंस, इतने लंबे डिस्टेंस पे पहले नहीं गया हूँ। और ये जिस ट्रेन पे मैं चाइना में था वो 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। 2 ट्रेन वहाँ पे चलती हैं, एक 300 वाली, एक 350 वाली। दोनों के टिकट में फ़र्क होता है, थोड़ा सा पैसे का फ़र्क होता है। ऑफ कोर्स स्मूथ है। और ये है जो चाइना और दुनिया में फ़र्क है बुलेट ट्रेन में, ये है कि पूरी दुनिया में जितनी हाई स्पीड रेलवे है उससे ज़्यादा अकेले चाइना में है, उससे ज़्यादा डिस्टेंस की ट्रैक, सबसे बड़ा हाई स्पीड रेलवे एग्जैक्टली। और वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके पीछे रीज़न ये है कि अपनी टेक्नोलॉजी है। जब आप अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं तो जाहिर है कि वो पर किलोमीटर कॉस्ट जो है वो कम होता चला जाता है ना, क्योंकि आपकी अपनी टेक्नोलॉजी है। अब अभी जैसे हम जापान से कर रहे हैं तो हमें तो जापान से ख़रीदना पड़ रहा है, तो जाहिर है कि हम जब उसको स्केल अप करेंगे तो वो उतने पैसे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जापान से जब आप ले रहे हैं तो फ़र्ज़ करें कि वो 400 करोड़ पर किलोमीटर है, और अगर आप अपना इंडिजीनियस जैसे अगर चाइना बनाता है तो वो रिमार्केबली कम हो जाता है। तो जब रिमार्केबली कम हो जाता है तो स्केल अप करना आसान होता है, आप ज़्यादा डिस्टेंस तक वो कर सकते हैं। मतलब तो अपनी वो टेक्नोलॉजी, अपना सामान, अपने इंजीनियर, एग्जैक्टली लगाओ, बनाओ, चलाओ, पूरा का पूरा चेन आप खुद ही कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो कॉस्ट जो है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। और एक और चीज़ होती है इंडस्ट्री में, हम लोग कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन ये होता है कि आप कोशिश ये करते हैं कि हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज्ड कर दें। सारे स्टेशन एक साइज़ के होंगे, सारे स्टेशन पे एक जगह से यानी फुट ओवर ब्रिज निकलेगी। तो जब आप स्टैंडर्डाइज कर देते हैं तो फिर आपको एक ही साइज़ के, एक ही स्पेसिफिकेशन की चीज़ प्रोड्यूस करनी पड़ती है, तो वो कॉस्ट को नीचे कर देता है। चाइना में इतने शहरों में मेट्रो है और वो पर किलोमीटर वो सस्ता है, दुनिया में कहीं भी आप मेट्रो बना रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि हर चीज़ स्टैंडर्डाइज्ड है, हर बार आपको डीपीआर करने की ज़रूरत नहीं है, हर बार आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंडिजेनाइजेशन, ये दोनों तय कर दिया आपका, एग्जैक्टली, एक नियम बना दिया, उसी हिसाब से चलना है। एग्जैक्टली।
तो चूंकि आज का शो इंफ्रा पर है, तो हम लोगों ने शुरुआत बुलेट ट्रेन से की, हाई स्पीड ट्रेन से की, क्योंकि लोग उसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेन से यात्राएं तो हम लोग भी करते हैं और हम लोग की जिंदगी का एक अहम हिस्सा भी है। अच्छा, चूंकि एक लाइटर नोट पे, मतलब आप जब चढ़े बुलेट ट्रेन में, तो चूंकि आप पटना वटना का जिक्र कर रहे थे, तो आपको याद नहीं आई मतलब बिहार की, ऐसे ऐसे बैठे सोच रहे हैं कि यार मतलब सोचिए कि बिहार में क्या हो रहा होगा, बिहार में जो ट्रेन जा रही होगी पटना से दरभंगा, या तो फिर क्या हो रहा होगा ट्रेन में, कितनी स्लो चल रही होगी, कितने मूंगफली वाले, पॉपकॉर्न वाले। देखिए वो ये होता है कि जब नहीं कर रहे थे सब कुछ, बुझ में कि चाय 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 चाय, जब आप सिंघाड़ा सिंघाड़ा सिंघाड़ा, जब मुल्क जो है वो प्रोग्रेस करता है तो ऑब्वियसली धीरे धीरे ये चीज़ें हटती हैं। और जाहिर है कि अभी 25 साल पहले से अगर आप हम इंडिया का भी कंपैरिजन करेंगे तो बहुत फ़र्क है। हाँ, पहले वो होल्ड ऑल वगैरह लेके लोग चलते थे, अब ये सब चीज़ें नहीं हैं। लेकिन इट इज़ जस्ट डेट कि वो जो स्पीड जिसमें वो होनी चाहिए, वो स्पीड हमारी नहीं है प्रोग्रेस की, ये एक मेजर फ़र्क दिख रहा है। दूसरा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अलोन कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता अगर आप उसके हिसाब से नहीं ढल रहे हैं। अगेन वो चीज़ हम जो हम इस एपिसोड करेंगे सोसाइटी पे, उस पर वो ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन लोग भी उसके हिसाब से ढल रहे हैं। अब देखें, जैसे बुलेट ट्रेन के स्टेशन पे जब आप जाएंगे तो इट इज़ लाइक एरोप्लेन, जस्ट डेट कि एरोप्लेन पे आपको 1.5 घंटे लग जाते हैं वो पूरा प्रोसेस करने में, वो आपको 1.5 घंटे वहाँ नहीं लगेंगे, लेकिन प्रोसेस सेम है कि आप एंटर करते हैं, आपका सामान चेक होता है, उस पर भी 100 ml से ऊपर लिक्विड जैसे अलाउ नहीं है, जैसे प्लेन पे नहीं अलाउ है, वैसे ही इस ट्रेन पे भी 100 ml से ऊपर आप लिक्विड लेके नहीं जा, ये सब चीज़ें हैं इसमें। और उसके बाद क्या है कि प्लेटफॉर्म पे आप नहीं जा सकते सीधे, प्लेटफॉर्म से पहले हर प्लेटफॉर्म का गेट है, आपकी ट्रेन आने से 10 मिनट पहले वो गेट खुलेगा। आप अपना लोकल हैं तो लोकल ID, आउटसाइडर हैं तो पासपोर्ट आप उस पर चिपकाएंगे, गेट खुलता जाएगा, आप अंदर जाते जाएंगे। तो इसलिए अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं है कि चचा आए हैं तो चचा को छोड़ने के लिए 3 आदमी हम लोग जा रहे हैं, वो आप कर नहीं सकते। तो ऑब्वियसली वो उसका भी एक फ़र्क है ना, इसलिए चीज़ें जो एफिशिएंट होती जब 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 exactly. तो लोग उस हिसाब से ढल गए। जैसे तो लोगों का बर्ताव भारतीय रेल में अलग होता है, दिल्ली मेट्रो में अलग होता है, बिल्कुल। तो अब आप जब वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो 10 मिनट पहले ही पहुँच रहे हैं, ट्रेन आई टाइम से आएगी, वो 1 सेकंड भी लेट होने का कोई मतलब नहीं है बुलेट ट्रेन का। आई, उसका गेट खुला, आप अंदर गए, सामान आपने रखा, बैठे, वो टाइम से निकलेगी। प्लेटफॉर्म खाली हो गया मतलब उस पर एक आदमी नहीं है फिर। तो जाहिर है कि वो सारी चीज़ें हैं, उसमें वक्त लगेगा, धीरे धीरे कर रहे हैं। अभी देखिए दिल्ली स्टेशन पे करने की कोशिश हो रही है कि भाई सिर्फ सामान ही ले जा सकें, बहुत ये नहीं है वो नहीं है, और अब देखते जनता भी नहीं मानती है। हाँ, मतलब असली तो वही है कि वो रैपिड मॉडर्नाइजेशन हमारे लोगों का नहीं हुआ है, जो रैपिड मॉडर्नाइजेशन उनके लोगों का हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो चलिए बात की बात है, उसके साथ जो समन्वय है, लोगों के जो जहन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अभी थोड़ा वक्त लगेगा। इंफ्रा के बारे में और बताइए, जो आपको पहली चीज़ जब आपको लगा, क्योंकि आप पिछले साल भी गए थे, इस साल भी गए, आप धीरे अब 3 महीने अब रहे आए हैं, तो आप चाइना एक्सपर्ट भी हो गए हैं, तो कुछ दिन बाद जो है आप चीन के पेड़ बता देंगे, चीन का पेड़ ये है, ऐसा चलता है। जानते नहीं शाही साहब, जान गए होंगे अब तक। तो देखो कितने मुस्कुरा रहे हैं, मतलब मुझे सब पता है। कभी कभी अंदर से वो सेक्रेट गेम्स वाला गणेश गाय तोंडे आ जाता है, कभी कभी तो लगता है कि आप पुनित भगवान है। नहीं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं। चेहरा देखिए, आप देखा आप फंसा दिया तो करे ऐसे कोई बात है, खैर यार मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक करते रहना चाहिए। तो शाही साहब भी बताइए, जब आप जहाँ रह रहे थे उसके इर्द गिर्द आपको लगा इंफ्रा देख कर कि यार ये चाइना तो मतलब कहाँ पहुँच गया इंफ्रा के मामले में? देखिए सर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे मैं पिछले बार भी गया था तो सतही तौर पे बहुत चीज़ें पिछले बार भी हमने देखी थी, उस पर हमने बात भी की थी। कुछ चीज़ें इस बार पता चली, क्योंकि जब वो आप फॉर्मल पढ़ाई में जाते हैं तो कई चीज़ें आपको पता चलती है जो आपको ऐसे पता नहीं होती। तो मुझे पता चला कि ये जो हमारा प्राइम मिनिस्टर ये जो विलेज रोड वाला जो पूरा स्कीम है, और उससे पहले जो मनरेगा जो नरेगा था पहले, ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट है जो चाइना ने 90s में किया। अच्छा, बिल्कुल कॉपी पेस्ट, मतलब कॉपी पेस्ट मनरेगा नरेगा का जो है मनरेगा, और उसके साथ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना ने जब 90s में ये अपना काम शुरू किया इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने का, तो यही काम उसने शुरू किया कि रोजगार गारंटी, जॉब गारंटी लोग को गांव में जो है, क्योंकि अगेन एग्रेडियन सीजन सेम हमारे जैसा ना, कि भाई धान की बुआई हो गई और कटाई के दरमियान क्या करिएगा 4 महीने या 5 महीने क्या करेंगे आप? हर जगह तो भारत में 3 फसल होती नहीं है, हर ज़मीन तो वैसी है नहीं, तो उस दरमियान में आप क्या करेंगे? तो उस दरमियान में चाइना रोड बनाता था,
उसने भी वही किया कि लोगों को यूज़ किया, उसको एम्प्लॉयमेंट दी, उसको पॉवर्टी से बाहर निकाला और उसी को इस्तेमाल करके, यानी उसी पैसा को आपने सर्कुलेट कर दिया ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बना उससे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। तो वो बिल्कुल हमारे जैसे, इट इज जस्ट इट कि उनके पास वो करंट अकाउंट में जो पॉजिटिव था करंट अकाउंट, वो बहुत शुरू से होने लगा, क्योंकि इमीडिएटली ही उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में अपनी पकड़ बना ली। तो एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा हो गया कि वो पैसे एक्स्ट्रा आने लगे, तो अब धड़ाधड़ वो काम करने लगे, पैसा आने लगा तुरंत। हमने भी वही टेम्पलेट किया है, पर हमारे पास उस लेवल का पैसा नहीं है अभी। जब होगा तो हो सकता है कि हम 3 महीने 4 महीने भी लेट एग्जैक्टली, और प्लस उस ब्रेकनेक लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास डेवलप। अब हम ऑब्वियसली, अब आप पिछले 15 सालों में 18 सालों में देखेंगे तो कई एक्सप्रेसवे बन गए, कई बन रहे हैं तमाम चीज़ें, लेकिन अभी भी एक तो आप जैसे ऊन एक्सप्रेसवे की क्वालिटी को देखिए, बार बार धंस जाती है, कभी कुछ होता है। अभी देखिए देहरादून वाला एक्सप्रेसवे पहली बारिश में एग्जैक्टली, तो वो एक तो वो क्वालिटी नहीं है, दूसरी ये है कि वो हम फॉरेन बोरोइंग से वो कर रहे हैं, बाहर से हम वो पैसा ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से या एडीबी से ज़्यादा लेते हैं हम लोग, और उससे वो कर रहे हैं। जो फॉरेन बोरोइंग से हम करते हैं तो होता क्या है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के इकोनॉमी को इंजेक्ट तो कर दिया उसमें पैसा, लेकिन ये ओवरऑल डेट बर्डन भी आपके ऊपर बढ़ा रहा है। आप देख सकते हैं भारत का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो काफ़ी बढ़ गया है पिछले 10 सालों में। लोग ये कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना लिया, ये कर दिया, रोड ये बन गया, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है कि वो तो मतलब वो वाली बात हुई कि मैं अपने घर जो है आपसे पैसे उधार लेके 2 तल्ला और बना लूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये कोई मॉडल ख़राब है, मॉडल वो तब अच्छा है जब आपने बोरोइंग की, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से आप कमा के उस बोरोइंग को आपने पे कर दिया तुरंत। वो हम कर पाएंगे कि नहीं, उसमें अभी डाउट है, उसमें भी डाउट है। तो क्या कर रहे हैं हम लोगों पे टोल बढ़ा रहे हैं, टोल देना पड़ रहा है भाई। एग्जैक्टली। तो अगर आप भारत और चाइना के एवरेज टोल के उसको देखेंगे तो वो मे बी 2 या 3 गुना भारत से ज़्यादा होगा। सवाल मैं पूछना रहा था, मैंने नोट करके रखा हुआ था कि सवाल टोल पर पूछूंगा आपसे, जो कि आपने जिक्र कर दिया है। तो ये बताइए कि जिन सड़कों पर आप गए तो वहाँ पर टोल वोल का क्या हिसाब है? नहीं, टोल वोल तो हर जगह है वहाँ पर भी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर उनके पर कैपिटा इनकम से उनके टोल का रेट आप देखेंगे और इंडिया के पर कैपिटा इनकम से इंडिया में जो टोल है वो बनिस्बत ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ लोगों के ऊपर प्रेशर उसका ज़्यादा पड़ रहा है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड प्लानिंग तरीके से बनी है कि भाई यहाँ से यहाँ मैं ये बना रहा हूँ, रेलवे लाइन, फास्ट ट्रैक, डेडिकेटेड कॉरिडोर जब होगा तभी 4 घंटे में आप पहुँच सकते हैं ना, वरना तो गाय आ जाएगी उस पर, या लोग आ जाएंगे सुबह सुबह। तो वो चीज़ है कि वो आप डेडिकेटेड कॉरिडोर बना रहे हैं तो आपको ये डर ही ख़त्म हो गया कि उस पर गाय आएगी, आदमी आएगा, तभी आप 400-300 की स्पीड से जा सकते हैं। लेकिन अब वो लाइन बनी तो वो सिर्फ लोगों को ढोने के लिए नहीं है, वो फिर फ्रेट को भी ढोने के लिए, सामान। अब जैसे हम फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे, यहाँ से बॉम्बे का बना रहे हैं, जो ऑलरेडी रोड का तो हमने बना भी दिया है, लेकिन वो रेलवे को उसी तरह से इंटीग्रेट करते हैं। इसीलिए ये जो बिलियंस एंड बिलियंस चाइना खर्चा करता है रेलवे ये जो फास्ट रेलवे बनाने के लिए, ये सारा का सारा बोझ लोगों पे नहीं है। इसलिए टिकट प्राइस ऐसा नहीं है कि कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड दे दिया टिकट प्राइस की, बाप रे बाप चला ही नहीं जा रहा है। किधर लग जाता है बीजिंग से शंघाई? वो डायनेमिक होती है, वो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन आप मान के चल लीजिए कि 5-6 हज़ार रुपये होगी, 5,000 ऐसा होगा, 4 घंटे में पहुंच जाइए। जो प्लेन का रेट है उस रेट में आप इससे पहुंच रहे हैं, हैसल आपका कुछ नहीं। तो ये जो टोल पर आप बता रहे हैं शाही साहब, ये बताइए कि वहाँ की जो जनता है, वहाँ पे बीजिंग में भी ट्रैफिक के बारे में बताइए थोड़ा, क्योंकि दिल्ली में तो ट्रैफिक बहुत धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बारिश होती है तो अंडरपास भर जाते हैं, है ना। वो एक जो है मिंटो ब्रिज में बस वहीं भर, वो हर बार वो वीडियो आता तो कम से कम बीजेपी की सरकार ने मिंटो ब्रिज में पानी भरवाना बंद कर दिया, बाकी जगह भर रहा है। तो वहाँ भी ऐसे कुछ पानी वानी भरता है क्या राजधानी? नहीं, आई एम श्योर भरता ही होगा। हम तो बारिश के महीने में ही थे अभी, आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं भरता होगा, लेकिन मतलब वो ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिखा कि लाइफ डिसरप्ट हो गई। एक दिन जिस दिन वो उनका वो ऑरेंज अलर्ट और वो सब आया कि मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, कि मतलब 24 घंटे में ही, कभी कभी आप नहीं सुनते कि भाई 24 घंटे में आपने बारिश कर दी 50 mm और उस तरह की,
तो वो आया था उस दिन, अलर्ट वगैरह जारी किया गया था, तो उस दिन ये था कि जो पब्लिक पार्क और इस तरह की चीज़ें थी वो सब बंद कर दी गई थी। लेकिन ये मैंने नहीं देखा कि जनरल लाइफ जो है वो डिसरप्ट हो गया। जो ट्रैफिक की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैंने पिछले एपिसोड में भी ये बात कही थी कि मेट्रो सिस्टम इतने अच्छे से किया है कि लोग जो है उसका इस्तेमाल करते हैं बड़ी तादाद में, और लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम होता तो है। ऐसा नहीं होता कि ट्रैफिक जैम नहीं होता, बिल्कुल ही नहीं होता है। वहाँ ब्रिज के ऊपर ब्रिज भी है, ब्रिज के ऊपर ब्रिज भी हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन बीजिंग में जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें 5 रिंग रोड्स हैं, और आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो नियरेस्ट रिंग रोड पे आप चढ़ के आप घूम के वहाँ पहुँचते हैं, तो इसलिए वो स्ट्रेट कहीं से जाते नहीं हैं, तो उस लेवल का जाम नहीं। जैसे ऑफिस आवर में भी हम लोग जाते थे, जैम होता था पर मूविंग जैम थी, कि आराम से चल रही है, जैम है और मूविंग है, उसमें भी ऑप्शन आपके पास मिलते थे। तो ऑब्वियसली वो तो है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा मैंने कहा कि अगर आपको जाम नहीं लेना है, आप मेट्रो पकड़ लीजिए, मेट्रो से कहीं जाम नहीं है, आपको जहाँ जाना आराम से जाइए। बस के अलग लेन्स हैं, उसको भी जैम में नहीं करना होता। मेट्रो में ठसाठस भीड़ होती है जैसे हमारे यहाँ होती है। जिस समय जो ऑफिस आवर है उसमें होती है, उसके अलावा नहीं होती। जो ऑफिस आवर है वो वहाँ चूँकि ऑफिस पहले शुरू होता है और ख़त्म भी पहले होता है, तो उनका जो आपको मैक्सिमम भीड़ नज़र आएगी वो 7:30 से 8:30 नज़र आएगी, रैदर देन जैसे हमारे यहाँ 8 से 9:30 नज़र आती है ना, उनके यहाँ 7:30 से 8:30 नज़र आएगी। शाम में भी वैसे ही उनकी मैक्सिमम आपको भीड़ जो है वो नज़र आएगी 5 से 6, तो उस समय होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि मतलब अनकंफर्टेबल है। मैंने ये देखा है कि पीक ट्रैफिक जब होती है मेट्रो में, तो कभी कभी 1 मिनट का भी हेड कर देते हैं, यानी हर 1 मिनट में मेट्रो आ रही है। मारपीट होती है जैसे यहाँ बहुत वीडियो, यहाँ तो बहुत शॉर्ट वो इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाता है ना, आई एम श्योर होती होगी, देखिए वो, लेकिन मतलब अब देखिए आम हिंदुस्तानी वाला सवाल पूछ रहा हूँ ना, नज़र नहीं आया मुझे, मतलब होती होगी, आई एम श्योर होती होगी ना। 140 करोड़ आदमी जिस देश में है वहाँ तो लपड़ तपड़ होता ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता होगा। बट आई एम मतलब मुझे उस तरह के अग्रेसिवनेस जनरल पब्लिक में नज़र नहीं आई। मैं चूँकि ये कुछ सवाल हमने आपसे पूछने थे, बिजली वाला एक सवाल है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे हमारे यहाँ बिजली जाती है, जहाँ पीक सीज़न शुरू हुआ गर्मी का, 6-6 घंटे 8-8 घंटे 10 घंटे भी लाइट जा रही है, और वो छुपा नहीं है, प्रदर्शन करने पड़ते हैं लोगों को, ट्रांसफार्मर फूक जाता है। नोएडा में आज ही हमारे यहाँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा इलाका है, वहाँ पर भी 1.5 घंटे आज बिजली नहीं थी। जब हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 1 घंटे तो हमारे यहाँ बिजली जा रही है, तो बिजली जा रही थी। और थोड़ा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताइए ओवरऑल। देखिए एनर्जी मिक्स आप उनका देखेंगे तो जस्ट इस महीने, अभी जो ये जिस महीने में वहाँ लास्ट था यानी जुलाई में, वहाँ पहली बार उनके चाइना के अपने पूरे उसमें मॉडर्न चाइना के हिस्ट्री में पहली बार कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 50% से कम हो गया, जो एक बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है कि क्योंकि ऑब्वियसली चाइना बहुत तेज़ी से शिफ्ट कर रहा है सोलर पे, विंड पे, और भी जो तमाम उस पे हैं वो शिफ्ट कर रहा है। लेकिन एक और भी चीज़ है कि चाइना में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड अभी बढ़ ही रही है। क्यों? क्योंकि डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो इमीडिएट डिमांड बढ़ रहा है। उसके दरमियान में कोल पे डिपेंडेंसी कम करना, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। ये इतना आसान नहीं है करना कि ट्रेडिशनल से आप शिफ्ट हो रहे हैं, यानी जो इंक्रीजिंग डिमांड है उसको भी आप केटर कर रहे हैं, और उसके साथ ही आप जो ट्रेडिशनल मीडियम है उस पे से डिपेंडेंसी भी हटा रहे हैं। ये दो चीज़ें पैरेलल चल रही है। तो जाहिर इनफैक्ट हम गए भी एक उसमें एनर्जी प्रोडक्शन में, यानी जो बीजिंग के लिए जो सप्लाई करता है बिजली, उस प्लांट में हम गए भी थे। जाहिर है कि बीजिंग के अराउंड तो कोई भी पॉल्यूटिंग है नहीं, कोई कोल वोल का वो करते नहीं है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है। तो वो चीज़ आपको वहाँ पे नज़र आएगी। और बड़ी तादाद में जो डेजर्ट का एरिया है, चाहे उनका इनर मंगोलिया प्रोविंस हो या सिंजांग हो या इस तिब्बत में भी, इनफैक्ट क्योंकि तिब्बत भी डेजर्ट ही है ना, कोल्ड डेजर्ट। तो इन जगहों पे बड़ी तादाद में आपको सोलर और उस पर काम दिखेगा। साथ ही साथ उन जगहों पे जहाँ जैसे गुइज़ू प्रोविंस है, जो इनका वो 90% से ऊपर प्रोविंस जो है वो पहाड़ है, तो वहाँ पे भी आपको ये सोलर का बहुत ज़्यादा दिखेगा। और सबको ही पता है कि अकेला इतना सोलर से प्रोड्यूस कर रहा है कि जितना दुनिया कर रही है, तो वो डिपेंडेंसी धीरे धीरे ट्रेडिशनल उस पर ख़त्म हो रही है। लाइट जाने वाली मैंने छोटे शहर में भी नहीं देखा। अगेन
हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत जाती होगी, पर मुझे नज़र 3 महीने में नहीं आप आया। रहे 3 महीने में एक बार अभी बिजली गई? बीजिंग में आई डोंट थिंक सो, मुझे याद नहीं कभी गई होगी। नहीं गई बिजली ना, आई डोंट थिंक सो कि मिनट के लिए भी गई है। आई हैव नॉट सीन, हाँ आई हैव नॉट सीन। और बीजिंग नहीं, मैं तो छोटे छोटे इतने टाउन्स में हूँ कि मतलब मैंने तकरीबन चाइना के 28 से 30 शहर देख लिए। 28 से 30 शहर मैंने चाइना के देख लिए हैं, डिफरेंट प्रोविंस। टोटल मेरे प्रोविंस कितने हो गए देखिए, बीजिंग तो चलो कैपिटल हो गया, उसके अलावा शैंडोंग, गुइजू, यूनान, सिचुआन, ग्वांगशी और तिब्बत, यानी 6 प्रोविंस मेरे हो चुके हैं इसके अलावा। और इन 6 प्रोविंस और में कम से कम मैंने तमाम शहर गए या 30 तो हो गए हैं, कुड बी मोर। तो ये तो बिजली की बात की आपने। अच्छा, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम लोग डैम्स की बात भी करते हैं, हम पुल जो ब्रिजेस हैं उनकी बात भी करते हैं। हम लोग एक, मुझे लग रहा है कि हमें तिब्बत पर अलग से एक शो करना चाहिए कि तिब्बत को माइनस कर देते हैं उससे, ठीक है, क्योंकि तिब्बत तिब्बत आप भी गए और हम भी गए थे, हम्म। तो लासा वगैरह पे अलग बात करेंगे। हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको लेट्स नॉट मिक्स इट विद रेस्ट ऑफ द चाइना। ठीक। तो ब्रिजेस वगैरह के हाल बताइए, किस तरीके के ब्रिजेस वगैरह हैं यहाँ? तो खैर बिहार में तो कुछ है ही नहीं, पुल गिर जाता है 10 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, वो तो हम तो कंपैरिजन ही नहीं करते हैं। आपने वहाँ क्या हालात देखे ब्रिजेस के बारे में बताइए, कितने ऊंचे ब्रिजेस हैं? और हम देख रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में भी ब्रिजेस काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं चाइना ने, तो वो उस पर ही उन्होंने अपने इंफ्रा पर मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा काम किया है, तो चाइना ने किया है पूरे उस इशू में। देखिए, 2 चीज़ हैं। एक तो ये है कि जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट से जब आप बात करेंगे तो वो एक चीज़ बताएंगे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज़ ऑलवेज कंसीडर्ड बेटर देन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि उनका ये जनरल ट्रेडिशनल ये मानना है कि जब प्राइवेट एक आदमी इन्वेस्ट करता है तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि उससे उसको प्रॉफिट कमानी है। जब सरकार इन्वेस्ट करती है तो चूंकि प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है तो प्रिल्फरेज बहुत होता है, यानी घूस और इस तरह की चीज़ें, मतलब उसमें से लोग करप्शन ज़्यादा करते हैं। ये ट्रेडिशनल माइंडसेट है। चाइना ने अल्टीमेटली इसी माइंडसेट को पलटा है, लेकिन धक्का खाने के बाद। ये जो मैसिव इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने किया था, उस ज़माने में सारे प्रोविंसेस का आपस में कंपटीशन भी चलता था कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, इससे यूँ हुआ कि एक बबल क्रिएट हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बबल आज से 4 साल पहले क्रिएट हुआ, स्पेशली हाउसिंग सेक्टर में। एवरग्रांड करके जो उनकी कंपनी है, जो एक ज़माने में दुनिया की टॉप कंपनी में काउंट होती थी, उसके इन्वेस्टमेंट के कारण, ओवर इन्वेस्टमेंट के कारण, ओवर बिल्डिंग के कारण एक बबल क्रिएट हुआ। और अब पिछले 5 सालों से ये हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट अभी भी हो रही है, लेकिन उस ब्रेकनेक स्पीड से नहीं हो रही है। लेकिन जो ये ट्रेडिशनलिस्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, उस चीज़ को चाइना ने पलट दिया 2 कारण से। अव्वल तो ये कि मैसिव क्रैकडाउन ऑन करप्शन, मिलियंस ऑफ लोग जो हैं उनको पनिश किया गया करप्शन में, डिपेंडिंग ऑन कि उनकी क्या पोजीशन है, आपने कितना करप्शन किया है। सबसे नीचे रिप्रिमाइंड से लेके, सबसे नीचे का पनिशमेंट आपको एक आपको रिप्रिमाइंड किया जाएगा, उससे ऊपर का पनिशमेंट है कि आपको डिमोट किया जाएगा, उससे ऊपर का पनिशमेंट है कि बिटवीन वॉटेवर कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक जेल होगी, उससे ऊपर आजीवन कारावास, उससे ऊपर फांसी भी। जैसे अभी कुछ दिन पहले गवर्नर को, एक स्टेट के गवर्नर को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। वो डिपेंड करता है कि कितना आपने करप्शन किया है। तो ये क्रैकडाउन जो हुआ है, तो एफिशिएंसी उनके इन्वेस्टमेंट की बढ़ी है, क्योंकि प्रेफरेंस कम हो रहा है। तो जाहिर है जब प्रेफरेंस का आपने रोक दिया, फिर तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बैंग फॉर बक देगी, क्योंकि कमाने का उसमें आपको कोई प्रॉफिट मार्जिन तो चाहिए नहीं। वो आपको चाइना में नज़र आता है और बेइंतहा नज़र आता है। ये चीज़ सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिए तो बहुत बड़ा ऑफकोर्स गैप है कि इंडिया से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन ऐसे लोग भी जो हमारे साथ फेलोशिप कर रहे थे, जो दुनिया के उन देशों से आए थे जिनकी पर कैपिटा इनकम, एवरेज पर कैपिटा इनकम जो जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी है, वो चाइना से बहुत ऊपर है, डबल है, ट्रिपल है, 4 टाइम्स है। वो भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के उनकी आंखें खुली रह गई।
तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है जिसका पर कैपिटा इनकम कम है चाइना से, ये वो जिनका पर कैपिटा इनकम चाइना से 4 गुना है, 3 गुना है, 2 गुना है, वो भी ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बैंग फॉर बक है, यानी 1 रुपये से कितना इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट कर ले रहे हैं, वो चाइना का तो मतलब मोटा बात ये है कि मतलब कमीशन खोरी नहीं है। Exactly. और जो पैसा लगा उसका काम हुआ है। हाँ। और नहीं हुआ है तो फिर बाद में तोड़ाई हुई है, आपका सारा फिर पैसा भी आपसे, मतलब इनको 2% 1% का नहीं है। हाँ, वो चीज़ आपको वहाँ पे नज़र आती है क्रैकडाउन के कारण भी। ये भी तो वही बैंक फॉर बक जो मैं कह रहा हूँ कि बैंक फॉर बक आपको लगातार नज़र वो दिखता है कि हाँ भाई इतने पैसे में ये चीज़ बना। और दूसरी चीज़ मैंने जो पहले आपसे बात की, स्टैंडर्डाइजेशन। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को इतना स्टैंडर्डाइज कर दिया, मानक ऐसे बना दिए हैं कि वो पर किलोमीटर उसकी कॉस्ट कम होती जा रही है। कम होगी तो जाहिर है कि बैंक फॉर बक ज़्यादा होगा। अब जैसे मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ, चाइना में अगर आपको मेट्रो बनानी है तो उसने एक बार शुरू में डीपीआर किया, रिसर्च कर लिया, जिसमें उसने कह दिया कि भाई 3 किस्म के मेट्रो बनेंगे, A, B, C, डिपेंडिंग ऑन कि शहर की कितनी पॉपुलेशन है। ठीक, अब उसको कहीं भी मेट्रो, अब वो फर्ज करें कि टाइप A मेट्रो बननी है उन शहर में जिनकी पॉपुलेशन 20 मिलियन 2 करोड़ से ज़्यादा है। उस मेट्रो के लेंथ, उसके प्लेटफॉर्म का लेंथ, उसमें जो ब्रिज बनेगी उसका बोल्ट नट का साइज तक स्टैंडर्डाइज्ड है। वैसे ही टाइप बी अगर आपको ये है कि भाई 50 लाख से 2 करोड़ के शहर में बननी है तो उसका सब चीज़ स्टैंडर्डाइज है। तो आपने नया मेट्रो जहां भी अनाउंस किया, और ये सिर्फ चाइना तक महदूद नहीं है, फर्ज करें कि अब वो तेहरान का मेट्रो बना रहा है चाइना, और तेहरान की पॉपुलेशन जो है वो 20 मिलियन से मान लीजिए ऊपर है, तो उसको कोई मेहनत नहीं करनी, वो सीधे पॉइंट ए वाला जो है वो उसको रेप्लिकेट करेगा ले जाके। इसको स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। प्रोसेस वक्त बच जाता है, बहुत ज़्यादा वक्त बच जाता है। और दूसरा ये कि फिर आप मशीन उतना ही लगाते हैं ना। मुझे अगर 10 mm का मुझे कोई चूड़ी का मुझे वो लेना है, नट लेना है, तो वही मुझे बनाने हैं 10 लाख ना। तो स्टैंडर्डाइजेशन, लोग बार बार ये सोचते हैं कि प्रेफरेज को रोका जा रहा है, वो तो है ही है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ स्टैंडर्डाइजेशन है, इसको ना भूलें। वो जब तक आप अचीव नहीं करेंगे तब तक आप कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग नीचे नहीं कर पाएंगे। जब तक कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग नीचे नहीं कर पाएंगे, बैंग फॉर बक आपको नज़र नहीं आएगा। वो चीज़ उसने क्रैक की है जो सबको करने की ज़रूरत है। आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि चलो मैं पहले एक और सवाल पूछ लेता हूँ। चाइना मार्केट क्यों नहीं करता है अपने आप को इतना? मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि बड़े बड़े मुल्क हैं वो टूरिज्म को मार्केट करते हैं कि हमारे यहाँ ये आइए, देखिए ये बढ़िया है, इतिहास देखिए, यहाँ शादी कीजिए, यहाँ रहिए, यहाँ एफिल टावर देखिए। मतलब सबसे ज़्यादा दुनिया में टूरिस्ट तो फ्रांस जाते हैं। जी बिल्कुल, बढ़िया मार्केट। तो चाइना मार्केट क्यों नहीं करता अपने आप को? देखिए, एक तो आई एम नॉट श्योर कि इतने सालों तक क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी रही, लेकिन वो पिछले साल के एंड में बदली है। अभी आपको पता होगा 53 कंट्री को चाइना ने वीज़ा ऑन अराइवल या इजी वीज़ा जो है कर दिया है, या अराइवल पे या फेलोशिप भी उसी के कारण से है कि वो ओपन कर रहे हैं, बाहर के लोग आएँ देखें। दूसरा एक तो ये है, दूसरी ये बात है कि ऐसा नहीं कि चाइना में टूरिस्ट आते नहीं, बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, लेकिन कंसिडरिंग चाइना का साइज़ और कंसिडरिंग चाइना में इतनी चीज़ें देखने को है, उस लिहाज से टूरिस्ट नहीं आ रहे। मतलब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ही सोचता है ना आदमी कि आगे चाइना में जाएंगे तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। मैं बस एक छोटी सी बात बता दूं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सब जानते हैं दुनिया भर में कि अगर आपका इम्पोर्टेंट है तो यूनेस्को उसको वो देती है। दुनिया की सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो इटली में है। इटली के बाद सेकंड हाईएस्ट चाइना में। नहीं पता किसी को, हमें तो नहीं पता। सेकेंड है, और बिल्कुल थोड़े का फ़र्क, मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्ट नंबर अभी याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 64 से 65 के आसपास साइट्स हैं इटली में, और मेरे ख्याल से 58 से 61 के दरमियान में साइट्स हैं चाइना में। तो बिल्कुल वहाँ पे मतलब कंठ पे पहुँचा हुआ है। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरी ये भी है कि देखिए, मार्केटिंग तो नहीं आती है उनको, ये मतलब अंग्रेजी का इकोसिस्टम अलग है और वो उसमें उनको वो पता है। ये बात है, अब ये बात आपने कही। नहीं, वो तो मैंने वहाँ उनसे भी कही, ये तो मैंने उनको पढ़ाई के दौरान भी ये उनसे कहा कि देखो तुम्हें इंग्लिश इकोसिस्टम का अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कैसे काम करता है। तो तुमको नैरेटिव बिल्डिंग, आप उनका अखबार खोल के देख लीजिए, प्रोपेगेंडा आपको लगे, वो आपको शुरू के इतना बोरिंग होता है अखबार,
क्योंकि 4 पेज तो इसी से भरा होता है कि इतने ब्रिज खुले आज, इतनी चीज़ हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बन रहा है कि पहला 4 पेज तो आपको यही नज़र आएगा। तो वो उनको नैरेटिव बिल्डिंग का पता ही नहीं है कि नैरेटिव बिल्डिंग करते कैसे हैं, इंग्लिश इकोसिस्टम में कैसे करते हैं। लैटिन अमेरिका में वो हैं, वो सब उनको उतना अंदाज़ा भी नहीं है। हाँ, अब ये उन्होंने डेलिबरेटली किया या डेलिबरेटली नहीं किया, ये 53 कंट्री वाला, लेकिन ये उनके लिए सडनली 6 महीने में, लास्ट 6 महीने में उसने वंडर क्रिएट कर दिया। क्या है, एवरेज आदमी कहीं से भी आएगा, फ़ोन लेके आ रहा है, वीडियो रिकॉर्ड करेगा, वो जब शेयर करेगा तो उसके चाचा, फूफा, ताऊ सबको विश्वास होगा। चाइना कुछ भी कर ले, कहेगा प्रोपेगेंडा है। मैं छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, जिस दरमियान में वहाँ था तो भारत के बहुत सारे व्लॉगर उस दरमियान चाइना घूम रहे थे। उसमें कुछ फीमेल व्लॉगर्स भी थी 2-3, जिनके वीडियोस मिलियंस में गए थे। उसका अच्छा, अब फ़र्क क्या है कि दुनिया में कहीं और ये चीज़ होता है तो दुनिया कोशिश ये करती है कि इससे कुछ सीखें। हम तो हम हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ AI जनरेटेड फेक वीडियो चाइना के बनाने लगे लोग कि ये लड़कियां झूठ बोल रही हैं, चाइना देखो ऐसा है। एक तो ये हुआ, हद तो तब हो गई कि एक गंदगी का भरा हुआ जगह, गरीबी नहीं दिखाएंगे आप। हाँ, ये जो गरीबी का उन्होंने वो कुछ एक दिखाया, वो धरावी का था। और या चाइना की आज से 15 साल पहले वाली वीडियो कि पोल्यूशन, बीजिंग का पोल्यूशन देखिए क्या है, जो आज से 15 साल पहले था। तो अब होता क्या कि लेकिन तुरंत कॉल आउट हो गया, क्योंकि वो दिख रहा है ना वीडियो, तो भाई वो लड़की तो सामने से बना रही है और आप जो है वो फोटो को ग्रेनी करके दे रहे हैं। तो रिवर्स सर्च किया फोटो, तो फोटो निकल गया धरावी का। तो वो चीज़ हमारे यहाँ भी है कि रेदर देन टू लर्न फ्रॉम इट, वो हम क्योंकि अच्छा वो क्यों हो रहा है सौरभ, वो इसलिए हो रहा है कि इतने साल हमें झूठ बोला गया कि हम कहीं से कोई पीयर कंट्री है, उनके कोई कंपटीशन में है। अब जब आपको पता है कि आप कंपटीशन में नहीं हैं, तो रेदर आपको झटका लगा है ना। और 10 साल जो आपको वेस्टर्न मीडिया ने बोला और इंडियन मीडिया ने बोला कि आप बराबर के हैं, सडनली अब आपको लग रहा है कि जब नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो आप यही करेंगे कि आप फेक वीडियो बनाएंगे, इस तरह की चीज़ करेंगे। तो उससे सीखने की ज़रूरत है कि रैदर देन, और हमने सीखा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए वो मनरेगा वाला डिट्टो कॉपी पेस्ट है। मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखी। अच्छी चीजें तो लेनी चाहिए ना। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा क्या है कि वो कोई चाइना की बपौती भी नहीं है, वो तो एक कम्युनिज्म के अंदर वो चाइना ने सोवियत यूनियन से लिया। तो ऐसा भी नहीं कि कोई चाइना की बपौती है वो चीज़ की वो आप नहीं कर सकते कॉपी। ऑब्वियसली वो तो हर आदमी का वो विरसा है, हर आदमी उससे ले रहा है। लेकिन वही चीज़ है कि रियलिटी से भागने से रियलिटी तो बदल नहीं जाती। अच्छा, आखिरी सवाल जो पूछना था, आपने तमाम मुल्क घूमे हैं, 45 से ज़्यादा मुल्क आप जा चुके हैं, कोलंबो से लेकर के मॉस्को, वॉर्शो, बर्लिन, बहुत सारे अच्छे मुल्क गए हैं आप, अच्छी कैपिटल्स गए हैं। इफ़ यू कंपेयर, किस शहर से सबसे इंफ्रा वाइज सबसे हाईटेक शहर कौन सा लगा आपको? हर शहर का अपना एक चार्म होता है, अपनी एक कहानी है हर एक शहर का, और हर शहर कुछ कहता है। पर आप बीजिंग से कंपेयर करें या उन शहरों की बात करें, तो बीजिंग कहाँ पर है और वो शहर कहाँ पर जो सबसे अच्छा लगा आपको इंफ्रा वाइज? क्योंकि आज इंफ्रा पे बात कर रहे हैं। देखें, टेक्नोलॉजी वाइज जो 2 चाइना के सबसे एडवांस शहर हैं वो मैं नहीं गया। शंघाई नहीं गया? मैं ना शंघाई गया हूँ, ना जो इनका सिलिकॉन वैली है वो गया हूँ। कौन सा शहर? कई शहर जो वहाँ पर, एक्चुअली वो 3 शहरों का एक ट्राइंगल है। अच्छा। ठीक है, तो उसमें हांगझाओ भी आपको मिलेगा, ग्वांगझू में भी एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो पर्ल डेल्टा के जो शहर हैं उनके तो अपने हैं ही हैं। तो वो मैं नहीं कह सकता। जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो रूरल चाइना है वो तो यूरोप से भी बहुत आगे है, उसमें कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो जो ब्रिजेज़ और वो जो है वो तो यूरोप में भी बहुत कम जगह आपको नज़र आएगी। हालांकि यूरोप को उतनी ज़रूरत नहीं है, डिस्टेंसेस छोटी भी हैं, वो अलग चीज़ है। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे जो बीजिंग का था वो मुझे किसी भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री से बराबर या ऊपर लगा। सदर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप से तो बहुत आगे है। नॉर्दर्न यूरोप से मैं ये कहूँगा कि पीछे है। नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्री से फिलवक्त पीछे है। मे बी 2-3 ईयर्स में उसको भी वो क्रॉस कर जाएगा। यानी जब मैं नॉर्दर्न यूरोप की बात करता हूँ तो ये वो शहर हैं जो दुनिया के बेस्ट शहर माने जाते हैं। कोपेनहेगन, ओस्लो,
स्टॉकहोम, ये जो 3, स्कैंडिनेवियन। हाँ, ये इनके से मैं कह सकता हूँ कि अभी मे बी 10% पीछे है, वरना सदर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप से बहुत आगे है, वेस्टर्न यूरोप के बराबर है। तो अगेन बैंग फॉर बक, ये बात मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी की नहीं कह रहा, टेक्नोलॉजी में उनसे बहुत आगे हैं। वो टेक्नोलॉजी की बात तो हम लोग पहले कर चुके हैं कि वो उस मुकाबले में तो ये शहर कहीं नहीं टिकते, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग, ये दूसरा एपिसोड है। अगले एपिसोड में चाइना के लोगों की बात करेंगे, उनके संस्कृति की बात करेंगे, सोसाइटी की बात करेंगे। वो बहुत दिलचस्प होगा और थोड़ा हम भी पढ़ाई करके आएंगे ताकि और अच्छे सवाल पूछें शाही साहब से। तो अगर कुछ ऐसा रह गया हो, आपको लगे स्पेसिफिक कुछ जानना है, तो आप ज़रा कमेंट में करिएगा, तो हम लोग आगे, अभी नहीं, ये सीरीज़ पूरी करने के बाद कभी कुछ हुआ तो उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे। क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप स्वीकार नहीं पाएंगे, और जब स्वीकार लेंगे तब आप बेहतरी के लिए काम करेंगे और ख़ुद को बेहतर करेंगे, एक अच्छे नागरिक बनेंगे। सड़क पर थूक दिया, टॉयलेट गए तो नाम लिख दिया, पब्लिक टॉयलेट गए तो फ्लश नहीं किया, तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप करते हैं और सच बात है। तो वो जब तक खुद को नहीं सुधारेंगे तो मुल्क कैसे सुधरेगा, क्योंकि हमसे तो मुल्क है। खैर, तो द रेड माइक पर चाइना की विशेष सीरीज़ जारी है। अगली एपिसोड में बात करेंगे चाइना के लोगों, वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ के समाज के बारे में। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।